हेलो एवरीबॉडी एंड अ वेरी कॉर्डियल वेलकम टू आवर चैनल इंडियन स्टडी हब। आज हम एक डेडिकेटेडली एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। अभी पास्ट पार्टिसिपल कहाँ से आया है एक बार ये भी समझ लेते हैं। देखो, एक अलग से हम चैप्टर पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम होगा नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होता है? कुछ होती है हमारी फाइनाइट वर्ब्स। वर्ब्स को अलग अलग उसमें दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया है। एक होती है फाइनाइट वर्ब्स और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स हमारे जो भी हमारे सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब होती है उसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब्स। और मेन वर्ब के अलावा जितनी भी बची हुई वर्ब्स हो गई उनको बोल देते हैं हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब उनका नॉन फाइनाइट वर्ब्स का एक अलग अलग सिस्टम होता है, कैसे उसको अलग अलग यूज कर देते हैं। जैसे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स में हम पढ़ेंगे तीन टाइप्स। जैसे कि इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में हम पढ़ेंगे जैसे उसका स्ट्रक्चर होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आपने देखा होगा कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, वो इन्फिनेटिव बोलते हैं उसको। और ये क्यों पढ़ते हैं हम, ऐसा क्यों होता है, ये हम सब इस चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे। फिर आता है सेकंड पार्ट, उस चैप्टर में पढ़ेंगे हम जिरंड। जिरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी अगर उसके साथ लग जाता है, उसको बोलते हैं जिरंड। और तीसरा पार्ट होता है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स के भी तीन पार्ट होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। और आज हम सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा वर्ब चैप्टर ऑलरेडी शुरू हो चुका है जो कि हम कर रहे हैं। और उस वर्ब चैप्टर के अंदर पास्ट पार्टिसिपल का काफ़ी हैवी रोल होगा। अब उसको समझने में हमारी मदद करेगा ये पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि वर्ब्स के रिलेटेड है ये। तो आज हम समझते हैं इस पास्ट पार्टिसिपल के बारे में कि ये क्या है और क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज होता है। अब सीधा आ जाते हैं कुछ वर्ब्स की फॉर्म की तरफ। जैसे कि जैसे हमारी कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती है। जैसे एक वर्ब हमारी है शेव। अब शेव की तीन फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं, शेव, शेव्ड, शेव्ड। ठीक है। अब शेव्ड हमारी एक सेकेंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है शेव्ड। लेकिन मैं क्या बताने वाला हूँ इस चैप्टर में आपको कि कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जिनकी दो थर्ड फॉर्म्स होती हैं। जैसे इसमें एक तो थर्ड फॉर्म शेव की होगी शेव्ड, और दूसरी थर्ड फॉर्म भी होती है शेवन। अब ये क्यों बनाई है हमने दो अलग अलग थर्ड फॉर्म्स एक ही वर्ब की, ये आज हम समझने वाले हैं। और ये कौन कौन सी वर्ब्स हैं ये भी जान लेते हैं। ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं, लेकिन ये बेसिक एग्जांपल्स है जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है। जैसे कि शेयर। शेयर का मतलब होता है जैसे कि जो हमारी शीप होती है, शीप के ऊपर से जब हम उसका जो वूल होता है जो वो उतारते हैं, उसको कट करते हैं, उसको ट्रिम करते हैं, उसको बोलते हैं शेयर। वर्ब का मतलब है शेयर। शेयर की सेकंड फॉर्म होती है शेयर्ड और थर्ड फॉर्म होती है शेयर्ड। लेकिन जो दूसरी इसकी होती है उसको बोलते हैं शॉन। ठीक है। ऐसे ही स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, और एक होती है स्ट्रिकन। एक होती है सिंक। सिंक मतलब डूबना, सिंक, सैंक, संक, और इसी की थर्ड फॉर्म एक और क्या बना दी है, संकन। एक होती है श्रिंक यानी कि सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट होना, श्रिंक, श्रैंक, श्रंकन, श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, और एक होती है शंकन। गेट, गॉट, गॉट और गॉटन, प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड और प्रूवन। फिर एक होती है मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड और मोल्टन। और एक होती है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक और एक ड्रंकन। और एक लास्ट मैंने यहाँ पे बताई है लोड, लोडेड, लोडेड, और तीसरी अलग से क्या है, लेडन। तो ये अलग से हमने क्यों बनाई ये समझते हैं सबसे पहले। तो अगर मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताऊं ये हमने क्यों अलग से करी और इसका क्या यूसेज रहता है, कि जो हमारी ये वाली थर्ड फॉर्म है, जो ये वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लेकिन जो ये वाली जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये एक्चुअल में एडजेक्टिव की तरह यूज़ होती है। अब एडजेक्टिव की तरह क्यों यूज़ होती है और हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमने इसको अलग से बनाया, और बजाय हम एक एडजेक्टिव को क्यों नहीं यूज़ कर लेते, ये समझते हैं। जैसे कि आप ये वाला सेंटेंस देखो सबसे पहले, एक सेकेंड। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, जैसे कि ये दो सेंटेंस देखो आप, ही हैज़ गॉन और ही इज़ गॉन। अब इसमें हमारी जो मेन वर्ब है वो है गॉन, जो कि गॉन की थर्ड फॉर्म होती है, गो की थर्ड फॉर्म होती है। गो, वेंट और गॉन। ठीक है। गो की क्या होती है फॉर्म्स ऑफ वर्ब? पहली होती है गो, दूसरी होती है वेंट और तीसरी होती है गॉन। ठीक है। तो तीसरी फॉर्म हमने वर्ब की यहाँ पे यूज़ करी है गो की, जो कि है गॉन। ठीक है। अब ये दोनों सेंटेंस में बता दो, दोनों सही हैं। इन दोनों सेंटेंसेस में कोई एरर नहीं है। ही हैज़ गॉन भी एकदम ठीक है और ही इज़ गॉन भी एकदम ठीक है। और इसमें जानने की बात क्या है, हमारी जो, एक सेकेंड सॉरी, हाँ, हमारी जो ही हैज़ गॉन होता है वो हमारी कैसी, इसमें गो जो हमारी वर्ब है वो कैसी वर्ब होती है, हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है।
अब ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब मैं मेरे ख्याल से हर क्लास में बताते हैं जब से हम वर्ब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ। इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती है जिनको अपने बाद किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी होती है जिन वर्ब्स के बाद एक खुद का उनका एक ऑब्जेक्ट होता है, वो उस ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होती है, उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करती है, उस ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट के साथ आए वो होती है ट्रांजिटिव, जो बिना ऑब्जेक्ट के साथ आ जाए वो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। तो यहाँ पे गो तो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, उसको अपने ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। और अगर फिर भी एक और, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जैसे कि मैंने कोई रटा नहीं हुआ है, या किसी को भी रटने की ज़रूरत नहीं होती कि कौन सी वर्ब्स ट्रांजिटिव होती है, कौन सी इंट्रांजिटिव होती है। ये बस एक ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस में अगर वर्ब का आपको रिप्लाई मिल रहा है व्हाट और whom का, तो वो हो सकती है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। और अगर आपको नहीं मिल रहा है रिप्लाई व्हाट और whom का, तो वो होगी इंट्रांजिटिव वर्ब। और अगर मिल रहा है व्हाट और whom का रिप्लाई, तो वो होगी ट्रांजिटिव वर्ब। ये मैं बहुत बारी डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो ये दोबारा मैं डिटेल में नहीं कर रहा है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, ठीक है। लेकिन हम इस सेंटेंस को देखते हैं दोनों में कि इन दोनों की सेंस क्या बन रही है यहाँ पे। अगर मैं बोल रहा हूँ ही हैज़ गॉन, तो इसमें टेंस कौन सा यूज हुआ हमारा, ये हमारा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ठीक है, ये यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। लेकिन अगर मैं सेकेंड सेंटेंस में बोल रहा हूँ ही इज गॉन, तो इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जब यूज होती है तो ऐसा तो कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है। तो यहाँ तो ये पैसिव हो सकता है। पैसिव में क्या होता है कि पैसिव, एक्टिव पैसिव मैंने आपको बताया कि पैसिव जस्ट सब्जेक्ट वर्ब का डूअर नहीं होता है, डूअर कोई और होता है। तो यहाँ पे ही उसका डूअर नहीं होगा, तो वो पैसिव हो सकता है। लेकिन मैंने क्या बताया कि जो गो वर्ब होती है ये इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव मतलब कि इसका डूअर कोई हो ही नहीं सकता है, इसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो भी इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती है जो बिना ऑब्जेक्ट के यूज होती है, उनको कभी भी हम पैसिव में नहीं बना सकते। ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ काफ़ी बार, ठीक है। तो दूसरे में क्या है, ही इज गॉन हमारा क्या बता रहा है, ये एक एडजेक्टिव बता रहा है। यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी क्या है, लिंकिंग वर्ब है। और गॉन जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो हमारी कैसी यूज हुई है, एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुई है। अब इसको अगर मैं समझाऊं तो इस सेंटेंस में ये क्या बता रहा है, ही इज गॉन में, ही इज गॉन में ये एक स्टेट बता रहा है, आपकी एक ऐसी सिचुएशन बता रहा है जिसमें एक आदमी शायद किसी को बता रहा है कि ही इज गॉन, वो वहां से जा चुका है। वो उसकी एक उपस्थिति बता रहा है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, वो इसकी एक ऐसी स्टेट बता रहा है, जैसे एडजेक्टिव में हम स्टेट बताते हैं किसी की कैसी स्टेट में है वो, तो ये भी एक स्टेट बता रहा है एक वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करके कि वो जा चुका है। और दूसरे हम डायरेक्ट वर्ब भी यूज कर सकते हैं, पास्ट, यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करके ये बताया कि ही हैज़ गॉन, वो वहाँ से चला गया है, उसका जाने का वो बताया। तो दो तरीके से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो आज हम पास्ट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म्स को हम एज एन एडजेक्टिव कैसे यूज करते हैं, ठीक है। इसको और एक और एग्जांपल से मैं समझाना चाह रहा हूँ ताकि उनको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए और डाउट बिल्कुल भी ना रहे। जैसे कि एक और एग्जांपल देखो, ही इज मैरिड। अगर ही इज मैरिड मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट हो गया, इज क्या है, हमारी लिंकिंग वर्ब है, और मैरिड हमारा क्या है, मैरिड हमारे यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज हुई है, ठीक है। अगर मैं ही इज मैरिड बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे वर्ब का तरह यूज नहीं हो रहा है, ये एडजेक्टिव की तरह बता रहा है और एक स्टेट बता रहा है कि वो आदमी शादीशुदा है। वो एक उस आदमी की ऐसी स्टेट बता रहा है कि वो एक शादीशुदा आदमी है। इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ, इसी एडजेक्टिव वाले इस चीज़ को, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ही इज मैरिड को मैं लिख सकता हूँ ही इज अ मैरिड मैन। अब मैरिड मैन, अब आप देखते ही समझ जाओगे कि मैरिड यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि मैन का डिस्क्रिप्शन है ये, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, व्हाट काइंड ऑफ मैन, मैरिड मैन, ठीक है। तो एडजेक्टिव भी जैसे दो टाइप के होते हैं, प्रेडिकेटिवली और एट्रीब्यूटिवली, वो भी हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा एट्रीब्यूटिव का है और ये प्रेडिकेटिव का है, ये वाला फर्स्ट वाला प्रेडिकेटिव और फर्स्ट वाला एट्रीब्यूटिवली का, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि शो कर रहा है एडजेक्टिव की तरह। अब तीसरा, ही हैज़ मैरिड। अब ये वर्ब की वही वर्ब की तरह जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, ही हैज़ मैरिड, ये ऐसे सिचुएशन बता रहा है कि उसने ऐसा काम कर लिया, उसने शादी कर ली है, ठीक है। और अगर देखो आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये पूरे चैप्टर में हम इसी पे फोकस करेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल मैं
क्लियर करके चलूँ, और पूरे चैप्टर में मैं बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूँगा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा। कोई ब्रीफ में नहीं, पूरे डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा। और अगर फिर भी आपको डाउट आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करें और उसको ध्यान से फोकस के साथ देखें, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल भी इजी नहीं है। और इसीलिए मैंने इस पास्ट पार्टिसिपल को इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स का भी जो टॉपिक है बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। लोग अक्सर इसको ऐसे रटवा देते हैं, रूल्स बता दें कि भाई टू के साथ ऐसे कर लेना, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे यूज़ कर लेना, लेकिन मैं इसको प्रॉपर टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आए। तो ये पूरा चैप्टर सिर्फ इसी पे पास्ट पार्टिसिपल पे इसीलिए मैंने बनाया है, ठीक है, क्योंकि वर्ब चैप्टर में भी काफ़ी इसका इंपॉर्टेंस है, यूज़ है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट सेंटेंस पे, जो कि हमारा है ये वाला, हु हैज़ शॉन द शीप। अगर हमारे फर्स्ट सेंटेंस में देखें तो हमारी वर्ब कहाँ है यहाँ पर, ये रही हमारी वर्ब शॉन। शॉन क्या कौन सी वर्ब है, शॉन हमारी शीयर वर्ब से शुरू होती है, शीयर, शीयर्ड, शीयर्ड, और तीसरी जो अलग से थर्ड फॉर्म बनाई थी वो होती है शॉन, ठीक है। तो जो कि एडजेक्टिव तरह यूज होती है, तो ये शीयर की फॉर्म है। शीयर क्या बताया था, शीप का जो वूल उतारते हैं उस वर्ब को बोलते हैं शीयर, ठीक है। तो हु हैज़ शॉन द शीप, तो यहाँ पे हैज़ तो हमारी है क्या नाम है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ हम एडजेक्टिव यूज़ नहीं करते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर तो हो जाएगा गलत, ये फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा गलत। इसका आंसर मैं बताऊं तो इसका आंसर हो जाएगा हु हैज़ शीयर्ड द शीप। अब शीयर्ड कैसे पता चला मुझे, अब मुझे पता चल गया कि जैसे देखो मैंने ये पता लगा लिया कि ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारी वर्ब एडजेक्टिव कभी यूज़ नहीं होता, और शॉन हमारा होता है एडजेक्टिव, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये जो शॉन है ये होता है हमारा एडजेक्टिव। तो यहाँ पे अगर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए तो शॉन नहीं, मैं शीयर्ड लिखूंगा, तो हु हैज़ शीयर्ड द शीप, ठीक है। अगले सेंटेंस एक और देख लेते हैं सेम बेसिस पे, हु ओन्स दीज शीयर्ड शीप। अब व्हाट काइंड ऑफ शीप, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई मुझे यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे हमें एडजेक्टिव आना चाहिए मेरा, और एडजेक्टिव अगर मुझे चाहिए शेयर से रिलेटेड यानी कि, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा शॉन, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा शॉन, ठीक है। एक बार मैं चेंज कर देता हूँ इसको, हाँ तो ये हो गई हमारी एरर एकदम करेक्ट, हु हैज़ शेयर्ड द शीप, और दूसरा हो गया हु ओन्स दिस शॉन शीप। अगर और मैं बात करूँ जैसे कि इसमें अगर इस सेंटेंस की सेंस क्या बन रही है कि हु ओन्स दिस शॉन शीप यानी कि ऐसी शीप जो ऑलरेडी जिनके बॉडी पे कोई वूल नहीं है, जो ऑलरेडी वूल हटा दिया है, वो कट कर दिया जा चुका है, वैसी शीप से कौन ओन करता है। तो जब भी हम ऐसी बात करते हैं, जैसे वर्ब हमारी होती है शेयर, अब शेयर से मुझे ऐसी कोई बात बोलनी है किसी को कि ऐसी कोई भेड़, ऐसी कोई शीप जो कि शेयर की जा चुकी है, तो उसके लिए कोई अलग से एडजेक्टिव नहीं बना है। तो हमने क्या किया है, उसी वर्ब को, शेयर वर्ब को ही एडजेक्टिव की तरह यूज कर लिया, एक नया वर्ड बना के थर्ड फॉर्म यूज करके, तो वो है हमारा शॉन। तो हु ओन्स दिस शॉन शीप, ऐसी शीप जिनका ऊपर से वूल हटा दिया जा चुका है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे वर्ब एडजेक्टिव का यहाँ पे वर्ड यूज हो गया है, ठीक है, हु ओन्स दिस शॉन शीप, ठीक है। तो अगला हम आ जाते हैं, एक और सेंटेंस देख लेते हैं, दे हैव ब्रोकन सम चेयर्स। अब यहाँ पे हमारी वर्ब क्या है, ब्रोकन। अब ब्रोकन, अब जो ये दो सेंटेंस है ये दोनों भी ठीक हैं, ये देखो दे हैव ब्रोकन सम चेयर्स और दे हैव सम ब्रोकन चेयर्स। अब ये दोनों सेंटेंस सही है, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा कि आपको करेक्शन करनी है, आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसमें क्या सीन है और सेंस समझाऊंगा इसमें। जैसे कि दे हैव ब्रोकन सम चेयर्स, अब यहाँ पे दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव ब्रोकन हमारी पूरी वर्ब है जिसमें हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ब्रोकन हमारी मेन वर्ब है, ठीक है। सम चेयर्स, सम हो गया डिटरमाइनर जो चेयर्स के बारे में बता रहा है, चेयर हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब दे हैव ब्रोकन सम चेयर्स, अब ब्रोकन कैसी होगी, यहाँ पे वर्ब हो गई ट्रांजिटिव वर्ब, अब यहाँ पे वर्ब हो गई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, जो कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा चेयर्स है, ठीक है। और एक और यहाँ पे अगर हम इंटरेस्टिंग चीज़ अगर हम जानने की कोशिश करें ना, अगर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, अगर आप जानने के बहुत ज़्यादा रीजनिंग मतलब उसके रीज़न जानने की कोशिश कर रहे हो, और अगर आप पूछ रहे हो तो ये चीज़ आपने ज़रूर पूछी होगी कि भाई हमने जब इस वर्ब को, एक सेकंड में दिखा देता हूँ, जैसे ये हमारी वर्ब है शेयर, शेयर, शेयर्ड, शेयर्ड, और चौथी जो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म एक अलग से बना दी है शॉन, एडजेक्टिव को जो यूज़ होती है, इसको हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म की बोला है, हमने इसके सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से क्यों नहीं इसको वो किया, या फिर शेयर को ही हमने एडजेक्टिव क्यों नहीं बनाया, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म से रिलेट करके इसको
एक एडजेक्टिव क्यों बनाया? जैसे मैंने बोला है वर्ब्स की थर्ड फॉर्म दो होती हैं, अब मैंने ऐसे क्यों नहीं बोला या फिर इन्होंने ऐसा वर्ड क्यों नहीं बनाया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की दो वर्ब्स बना दी, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस वाली और एक एडजेक्टिव की तरह यूज होती है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही क्यों बनाई? वो इसीलिए बनाई क्योंकि भाई वो जो काम है, जैसे जो यहाँ पे शीप का शॉन करने का काम है, वो ऑलरेडी हो चुका होता है, हो चुका हुआ काम है, इसी वजह से हमने इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म से एडजेक्टिव बनाया है, ना कि फर्स्ट और सेकंड से। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म में हमें टेंस में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ऐसे होता है जो ऑलरेडी काम खत्म हो चुका होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव बनाया, ना कि सेकंड और फर्स्ट को। ठीक है, अब एक और दो सेंटेंसेस देखो, जैसे कि दे हैव ब्रोकन सम चेयर्स और दे हैव सम ब्रोकन चेयर्स। अब दोनों सेंटेंसेस सही हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, समझने पे ध्यान देते हैं। दोनों सेंटेंसेस में कोई एरर नहीं, दोनों सेंटेंसेस एकदम ठीक है, लेकिन ये स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले दे हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैव क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ब्रोकन हमारी क्या है, मेन वर्ब है, सम हमारा डिटरमाइनर है जो कि चेयर्स के बारे में डिटरमाइन कर रहा है, चेयर्स के बारे में बता रहा है, और चेयर्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर आ जाते हैं तो ये हैव ब्रोकन क्या हमारी पूरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि कौन सा टेंस यूज हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो रहा है इस थर्ड वाले सेंटेंस में। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस में अगर हम देखें, दे हैव सम ब्रोकन चेयर्स, अब दे सब्जेक्ट हो गया, हैव हमारी कैसी हो गई, हमारी हैव यहाँ पे मेन वर्ब है, यहाँ पे जैसे हैव हेल्पिंग वर्ब थी, हैव यहाँ पे हमारी मेन वर्ब है, और सम ब्रोकन चेयर्स, सम तो वही डिटरमाइनर है, अब ब्रोकन यहाँ पे क्या है, चेयर्स का एडजेक्टिव है, चेयर्स के बारे में डिफाइन कर रहा है। ठीक है, अगर ये कैसे पता चला मुझे ये पता चल गया व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई से, कि अगर मैं पूछूं कि व्हाट काइंड ऑफ चेयर्स, तो मुझे व्हाट काइंड ऑफ चेयर्स का रिप्लाई मिल रहा है कि ब्रोकन चेयर्स, कैसी कुर्सियाँ, टूटी हुई कुर्सियाँ। तो इसका मतलब मुझे समझ में आया कि जो ब्रोकन है ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी समझो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, यानी कि ऐसी कुर्सियाँ जो ऑलरेडी तोड़ी जा चुकी हैं, जो टूटी हुई है ऑलरेडी, इसीलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है और इसीलिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म से एडजेक्टिव बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब से भी हम रिलेट कर सकते, और दोनों के सेंटेंसेस के सेंस को समझो। अगर हम वर्ब से रिलेट करके बोल रहे हैं, वर्ब की प्रेजेंट परफेक्ट अगर यूज़ कर रहे हैं, तो क्या सेंस बन रही है कि दे हैव ब्रोकन सम चेयर्स, उन्होंने कुछ कुर्सियाँ तोड़ दी हैं। लेकिन फोर्थ सेंटेंस में जब हम इसको ब्रोकन को एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी सेंस क्या बन रही है, दे हैव सम ब्रोकन चेयर्स, उनके पास कुछ टूटी हुई कुर्सियाँ हैं, ये इसकी सेंस बनी। थर्ड में क्या है, उन्होंने कुछ कुर्सियाँ तोड़ दी, और चौथे में उनके पास कुछ टूटी हुई कुर्सियाँ हैं। ठीक है, ये इसकी सेंस बन गई। तो आप समझ रहे हो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम कैसे एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, अब और इसके सेंटेंसेस देखते हैं और अच्छे समझते हैं। जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस आपको दे दूँ, इट इज़ डैश फैक्ट एंड इट वॉज डैश बाय न्यूटन। अब दोनों फिल इन द ब्लैंक्स, अब दोनों में आपको प्रूव जो वर्ब है, प्रूफ का यहाँ पे पुट करके देखना है कि कौन सी वर्ब आएगी, कौन से में एडजेक्टिव आएगी और कैसे यूज होगा। ठीक है, ये समझते हैं। तो सबसे पहले, अच्छा आप वीडियो पॉज करके आप ज़रूर ट्राई करना, और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। इट इज़ डैश फैक्ट, अब कैसा फैक्ट, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ व्हाट काइंड ऑफ रिप्लाई मिल रहा है मुझे, अगर कभी भी मुझे एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना हो, तो मैंने बहुत बार डिस्कस किया कि आप सीधा चेक कर लो कि आपको व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई मिल रहा है। अगर बोलो इट इज़ अ डैश फैक्ट, कैसा फैक्ट, व्हाट काइंड ऑफ फैक्ट, तो हाँ मुझे पता चल जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई, यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो इस फैक्ट को डिफाइन करेगा, इस फैक्ट के बारे में बताएगा, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा। तो प्रूव से रिलेटेड एडजेक्टिव क्या होगा हमारा, प्रूवन, जैसे मैंने बताया था, प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड। जैसे देखो ये रहा, प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जब एडजेक्टिव चाहिए होता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रूवन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इट इज़ अ प्रूवन फैक्ट दैट इट वॉज डैश बाय न्यूटन। अब इस सेंटेंस में क्या आएगा, अब यहाँ पे आया है वॉज, अब वॉज हमारी या तो पैसिव टेंस में होगा, या तो पैसिव टेंस में यूज होता है वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर यहाँ पे वॉज लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है, लिंकिंग वर्ब और एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि एडजेक्टिव की ज़रूरत है, इट वॉज डैश बाय न्यूटन, नहीं यहाँ पे एडजेक्टिव की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे वर्ब की ज़रूरत है, इट वॉज प्रूव्ड आ जाएगा यहाँ पे, इट वॉज प्रूव्ड बाय न्यूटन, जो कि प्रूव किया गया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और या ऑब्वियसली ये पैसिव में वॉज हमारा क्या है, शो कर रहा है, पैसिवनेस शो कर रहा है कि ये जो मेथड है प्रूव किया गया था, किसने प्रूव किया था, न्यूटन ने प्रूव किया था। ठीक है, तो यहाँ पे पैसिव होगा, और ये आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ अ प्रूवन फैक्ट दैट इट वाज प्रूव्ड बाय न्यूटन, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
एक और लास्ट एग्जांपल इसका और देख लेते हैं, जैसे द शिप विद ऑल पैसेंजर्स डैश इन द ओशन। अब यहाँ पर भी आप वीडियो पॉज करना और चेक करना कि क्या आंसर होना चाहिए इन 4 ऑप्शंस में से, ठीक है। हम फटाफट आंसर देख लेते हैं इसका। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे द शिप हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। विद हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है। ऑल पैसेंजर्स ऑब्जेक्ट है। और ये मैंने आपको बार बार बताया है कि जब भी प्रेपोजिशन, और ये अगर आपको नहीं पता है तो आपको ध्यान रखना है अभी भी, कि जब भी प्रेपोजिशन यूज होता है तो प्रेपोजिशन कभी भी अकेले यूज नहीं होता है। प्रेपोजिशन हमेशा अपना खुद का ऑब्जेक्ट साथ लेके चलता है। प्रेपोजिशन का खुद का ऑब्जेक्ट होता है हमेशा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ऑल पैसेंजर्स, ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये इस प्रेपोजिशन विद का ऑब्जेक्ट है। द शिप विद ऑल पैसेंजर्स डैश इन द ओशन। अब द ओशन भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे प्रेपोजिशन एक और यूज हो गई है इन द ओशन। अब इन द ओशन, ये द ओशन किसका ऑब्जेक्ट हो गया, इन का हो गया। तो अब ये सब मैं चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। अब ये मैं समझता हूँ कि यार ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा मैं डिटेल में हर चीज़ आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ ये मुश्किल है, और ये बिल्कुल ईजी नहीं है, ये है मुश्किल। लेकिन अगर आपको डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप फोकस के साथ देखो, और नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा वीडियो को देखो आप, तो आपको 110% ज़रूर समझ में आएगा। अगर आप एक एनालिटिकल थिंकिंग के साथ देखोगे तो आपको सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो में मिल जाएंगे, कि हम ये सब कैसे क्यों पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। और मेरे सारे लेक्चर्स ऐसे ही हैं कि जिसमें आपको मैं कुछ भी रटवाने की, कुछ भी क्रैम करने की कोशिश आपको नहीं करवाता, आपको चीज़ों की एक्सप्लेनेशन देता हूँ इंग्लिश में, ठीक है। तो इस सेंटेंस में देखते हैं कि यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा। तो जो हमें पता चला है कि हमारी जो वर्ब जो हमें ऑप्शन में दे रखी है वो है लूज। लूज की हमें वो दे रखी है, लूज की हमें क्या दे रखी है, लॉस्ट दे रखी है, ठीक है। और लूज लॉस्ट होती है हमारी, ठीक है। तो लॉस्ट में हमारी सबसे पहली जो वर्ब है, और ये पता होना चाहिए आपको कि जो लूज हमारी वर्ब होती है वो कैसी वर्ब होती है, हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि उसका खुद का एक ऑब्जेक्ट हो। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो कोई बचा नहीं। अब जैसे एक सेकेंड, हाँ, जैसे 2 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑल पैसेंजर्स और यहाँ पे द ओशन। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट किसके हैं, अलग अलग प्रेपोजिशन के हैं, दोनों के खुद की प्रेपोजिशंस हैं, विद और इन दोनों के ये ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अब यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट बचा ही नहीं है तो यहाँ पे जो वर्ब यूज होगी वो इंट्रांजिटिव यूज होगी, और लूज हमें पता है वो ट्रांजिटिव होती है। तो इसका मतलब अगर वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं लॉस्ट, हैज लॉस्ट और हैव लॉस्ट, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ए भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। क्यों, अगर हम लॉस्ट यहाँ पे लिखेंगे या फिर हैज लॉस्ट लिखेंगे या हैव लॉस्ट लिखेंगे तो उसके बाद कंपल्सरी हो जाएगा कि इसका खुद का एक पीछे ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन प्रोनाउन कुछ भी, तो ऑब्जेक्ट डालना ज़रूरी हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, तो इसीलिए हम वर्ब तो यहाँ पे यूज़ कर नहीं सकते हैं। तो एक ऑप्शन हमारे पास बचता है ये वाला, बी वाला। अब बी वाले में क्या है, ये वॉज लॉस्ट लिखा हुआ है। अब वॉज लॉस्ट यहाँ पे हमारी ये वर्ब नहीं है, ये हमारी क्या है, और ये वॉज लॉस्ट यहाँ पे पैसिवनेस शो नहीं कर रहा है, ये हमारी शो कर रहा है एडजेक्टिव। ये वॉज हमारे यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है और लॉस्ट हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है, जो कि एक स्टेट बता रहा है। तो अगर इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, द शिप विद ऑल द पैसेंजर्स वॉज लॉस्ट इन द ओशन, तो ये एक स्टेट बता रहा है। अगर मैं आपको सिंपल बोलूँ तो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, द शिप वॉज लॉस्ट, बस। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे द शिप वॉज लॉस्ट तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि शिप के बारे में कैसे स्टेट बता रहा है, कि शिप जो था वो लॉस्ट हो चुका, वो गुम गया था, ऐसे स्टेट बता रहा है। उसके बाद ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है, शिप विद ऑल द पैसेंजर्स, सारे पैसेंजर्स थे उनके साथ वो गुम हो गया था। कहाँ पे गुम हो गया था, ऑन द ओशन, ओशन के अंदर गुम हो गया था, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ब्स जब हम कुछ ऐसी हमारी मजबूरी होती है कि हमें कोई ट्रांजिटिव वर्ब है और उस ट्रांजिटिव वर्ब को हम जब नहीं यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था, तो कोशिश करो उसको हम एडजेक्टिव वहाँ पे यूज़ करके देख लो वहाँ पे, तो आपकी सेंस अगर बन रही है तो वो सही हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हमारा यही हुआ, ठीक है। तो ये होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल का पूरा गेम, ठीक है। अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीज़ समझते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। अभी जैसे हमने कुछ वर्ब्स डिस्कस करी और उन वर्ब्स की फॉर्म्स डिस्कस करी जिनका एक दो अलग वर्ब की थर्ड फॉर्म्स बना रखी हैं और दे रखी होती हैं, जिनको एडजेक्टिव की तरह हम यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ और ऐसे एडजेक्टिव्स और नाउन वर्ड होते हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं और वर्ब को चेंज कर देते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो समझते हैं। जैसे कि एक वर्ड है हमारा हार्ड। हार्ड हमारा क्या है, हार्ड हमारा एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं किसी सरफेस की बात करूँ
कि इट दैट सरफेस इज हार्ड, तो हार्ड उसका एक एडजेक्टिव है, एक विशेषता बता रहा है, ठीक है। फ्लैट, फ्लैट भी कैसा है, एडजेक्टिव है हमारा वर्ड। जो सेकंड वर्ड है ये भी कैसा हमारा एडजेक्टिव है। लाइट ये भी यानी कि हल्का, ये भी हमारा कैसा है, एडजेक्टिव है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ हमारा क्या है, नाउन है, स्ट्रेंथ बताता है। लेंथ भी नाउन है और हाइट भी हमारा नाउन है। तो पहले का जो ऊपर के तीन है ये हमारे एडजेक्टिव है और ये तीन नीचे के हैं ये हमारे नाउन है, ठीक है। तो ये चीज़ समझते हैं, अगर जैसे हमको कोई एडजेक्टिव दे रखा है और हमें उस एडजेक्टिव से रिलेट करके कोई वर्ब बनानी है तो हम उस एडजेक्टिव से भी वर्ब बना लेते हैं। अभी देखो ये बहुत यार इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और बहुत ही मतलब ये इजी नहीं है बिल्कुल, और बहुत कंफ्यूजिंग रहता है ये पूरा स्ट्रक्चर कि भाई हम एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से कभी वर्ब बना रहे हैं, वर्ब से कभी कुछ कर रहे हैं। जैसे उसमें पहले में मैंने आपको बताया ये वाला, अब इसमें पहले वर्ब है, वर्ब से तीन फॉर्म्स याद करो, अब इसके बाद एक और तीसरी फॉर्म बना दी है जिसको हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा है कंफ्यूजिंग, तो इसीलिए मैंने आपको रीज़न भी बताया कि आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े, आप समझ जाओ कि एडजेक्टिव क्यों यूज़ करते हैं हम। या तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है या फिर हमारे उसके लिए कोई वर्ड नहीं बना है और वो काम ऑलरेडी हो चुका होता है, तो इसलिए हम उसको थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मेरी एक बात आप प्लीज़ ध्यान से सुनो, इस वीडियो को प्लीज़ दोबारा से आप देखना और थोड़े से फोकस के साथ देखो, थोड़ी सी डेडिकेशन के साथ देखो, आपके सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। थोड़ी सी स्टार्टिंग में लगती है ये सब चीज़ें डिफ़िकल्ट, लेकिन अगर आपको समझना है तो इसी वीडियो के अंदर आपको आपके सारे जवाब मिल जाएंगे और आप कहीं आगे सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको एक और ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, जैसे कुछ एडजेक्टिव्स और कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम वर्ब बना देते हैं और उन वर्ब को भी फिर अलग से फिर से हम क्या बना देते हैं, एडजेक्टिव बना देते हैं और उसको समझते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक वर्ड है हमारा, एडजेक्टिव है हार्ड। अगर हार्ड में हम पीछे उसमें en लगा दें तो उसको बना देते हैं हम वर्ब। हार्डन, हार्डन क्या हो जाता है, हमारा वर्ब हो जाता है। और वर्ब कैसी हो गई है हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब किसी भी एडजेक्टिव और नाउन को पीछे हम en लगा देते हैं, मतलब किसी को भी नहीं, कुछ ऐसी सेलेक्टिव होती हैं और काफ़ी सारी होती हैं ये, और उनके पीछे अगर हम en लगा देते हैं तो उनको एडजेक्टिव से या नाउन से हम वर्ब बना देते हैं, ठीक है। और इनको बनाने का बेसिकली डिफरेंस क्या है कि ई एन इसके लास्ट में होता है, ठीक है, इन वर्ड्स के। जैसे कि हार्ड का बन गया हार्डन, फ्लैट का बन गया फ्लैटन, लाइट का बन गया लाइटन, स्ट्रेंथ का बन जाता है स्ट्रेंथन, लेंथ का बन जाता है लेंथन, हाइट का बन जाता है हाइटन। अब इन वर्ब्स को भी, जब ये हमारी वर्ब्स होती है जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं, तो इनको जब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ लगनी होती है तो इनको वही पीछे ईडी लगा दो तो वो सेकेंड फॉर्म और थर्ड वर्ब सेम होती है, वो बन जाएगी। लेकिन इनको अगर एडजेक्टिव की तरह यूज़ करना है, इनके पीछे ईडी लगा के, जैसे हार्डन था, हार्डन के पीछे ईडी और लगा दिया तो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बना देते हैं। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वही जो हमने यहाँ पे सीखा था, जो जैसे ये वर्ब की जो थर्ड फॉर्म जो अलग से बनाई थी, इन सबको हम पास्ट पार्टिसिपल ही बोलते हैं। जो ये चैप्टर पूरा बेसिक है ये भाई पूरा इसी पे है कि इस सबको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म अलग से बनाई है इन सबको एडजेक्टिव से सारे पास्ट पार्टिसिपल है। तो ऐसे ही इन कुछ ऐसे नाउन्स हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं, उनको जब हमें पास्ट पार्टिसिपल बनाना हो तो उनको कैसे बनाते हैं, पहले उनको वर्ब बनाओ en लगा के, उसके बाद ed लगा के। ed क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि भाई थर्ड फॉर्म में यूज़ करनी होती है जैसे हमने वहाँ पे यूज़ करी थी। तो ऐसे ही इनके पीछे ed लगाओ और पास्ट पार्टिसिपल बना दो। तो पास्ट पार्टिसिपल में जब हार्ड को हार्डन किया फिर हार्डन्ड किया तो ये एडजेक्टिव बन गया। अब ऐसी वर्ड है जो एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा, ठीक है। अब एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा ये समझते हैं कैसे यूज़ होगा और ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि जैसे यहाँ पे ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, तो हमें दो दो एडजेक्टिव की क्या ज़रूरत है भाई, इसी को यूज़ कर लो और इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं अलग से। तो इसके बीच में कैसा छोटा सा एक डिफरेंस है जो काफ़ी डिफाइनिंग होता है। तो इसको समझते हैं कि क्या डिफरेंस है, हम इस एडजेक्टिव को क्यों यूज़ करते हैं और इसको क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। अब एक एग्जाम्पल से, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है स्टील। स्टील इज हार्डन्ड फॉर्म ऑफ आयरन एंड डायमंड इज द हार्ड फॉर्म ऑफ कार्बन। अब इसमें ये सेंटेंस एकदम ठीक है, मैं वही बात कर रहा हूँ कि कंफ्यूज आपको नहीं करूँगा, मैं सीधा आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उस चीज़ की कि हम दो दो जो ये हमने पढ़े हैं, एक ये हार्डन्ड अलग से एडजेक्टिव और ये जो नॉर्मल हार्ड एडजेक्टिव होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो स्टील, यहाँ पे देखो स्टील हमारा जो सब्जेक्ट है स्टील, स्टील इज द हार्डन्ड फॉर्म ऑफ आयरन।
यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल यूज़ हो रहा है, ये एडजेक्टिव है। और एंड डायमंड ये एक अलग सब्जेक्ट है, इसके लिए यूज़ हो रहा है हार्ड, ये वाला एडजेक्टिव इज़ द हार्ड फॉर्म ऑफ कार्बन। तो हार्डन और हार्ड में क्या डिफरेंस है? जब किसी भी चीज़ को, जब किसी की चीज़ को हम एक्शन, जो कोई भी एक्शन होता है उसको, दैट एक्शन इज़ डन बाय समबडी एल्स, जब उस एक्शन को किसी और के थ्रू किया जाता है तब हम पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। जैसे कि जो ये स्टील है हमारा, इस स्टील को, जब पहले जो स्टील होता है ये ऐसे ही नहीं बनता, सबसे पहले आयरन होता है। आयरन को हम बार बार लोहे से पीटते हैं, हैमर से बीट करते हैं, और उस आयरन को हम बीट कर करके, हार्ड कर करके स्टील बनाते हैं। उसको, आयरन को स्टील बनाया जाता है। तो जो बनाने का काम है, जो बनाने का काम है, जो इंसान जो उसको बना रहा है, वो एक एक्शन है जो किसी और के थ्रू हो रहा है। तो कोई भी ऐसा एक्शन है जो किसी और के थ्रू हो रहा होता है और उसको हमें शो करना होता है, जिसमें किसी की मेहनत लगी होती है, तो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल के थ्रू यूज करते हैं, इस एडजेक्टिव के थ्रू यूज करते हैं। स्टील इज द हार्डन्ड फॉर्म ऑफ आयरन। और जैसे डायमंड है, डायमंड किसी के थ्रू बनाया नहीं जाता है, डायमंड इज द हार्ड फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की एक हार्ड फॉर्म ही होती है, ये ऑलरेडी बना बनाया है भगवान के थ्रू, तो इस पे किसी की मेहनत नहीं है, इस पे किसी का एक्शन किया हुआ नहीं है, ये ऑलरेडी अपनी नेचुरल फॉर्म में ऐसा ही होता है। कार्बन कैसा है, डायमंड कैसा है, हार्ड फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की हार्ड फॉर्म होती है। जो भगवान के जो ऑलरेडी देन है उसके लिए हम नॉर्मल एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो इंसान बना देता है, इंसान ट्रांसफॉर्म करके बना देता है, कोई ऐसा इंसान है जो उसको चेंज करके बनाता है, तो उसको जब हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं तब हम यूज़ करते हैं ये पास्ट पार्टिसिपल वाला। तो आई होप ये वाला, देखो डिफरेंस तो आपको समझ में आया होगा कि हार्ड वाला और जो ये तीन एडजेक्टिव्स हैं और ये नाउन है, ये तो नॉर्मल हो गए अपनी बेस फॉर्म में, इसमें नॉर्मल उसमें। लेकिन जब इन पे किसी की मेहनत होगी और इससे रिलेटेड कुछ और बनाया जाएगा, तब हम ये वाला एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, हार्ड एंड। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल समझो, द डोर वॉज ओपन। अगर मैं बोल रहा हूँ द डोर वॉज ओपन, तो इसका मतलब है ओपन क्या है, हमारी नॉर्मल हमारा जो बेस जो एडजेक्टिव होता है वो वाला है। ओपन क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है। तो डोर वॉज ओपन, जो डोर था वो खुला था, यानी कि एक स्टेट बताया है, एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो दरवाज़ा था वो ऑलरेडी पहले से खुला हुआ था। तो अगर खुला हुआ था तो हमने बोल दिया कि डोर वॉज ओपन। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने दरवाजे को खोला है तो आप कैसे बोलोगे इस चीज़ को? तो आप पास्ट पार्टिसिपल के थ्रू बोलोगे। कैसे? द डोर वॉज ओपनड। अब द डोर हमारा वही सब्जेक्ट हो गया और वॉज हमारी लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पे ओपनड हमारी थर्ड फॉर्म है, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो कि पास्ट पार्टिसिपल है। तो हमने क्या किया, ओपन एडजेक्टिव था, ओपन से इसको पहले हमने, ओपन से हमने क्या किया, इसको वही ओपन से पास्ट पार्टिसिपल की तरफ लेके ईडी लगा दिया इसमें, इसमें ई एन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इसमें डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, ओपनड इसको डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो डोर वॉज ओपनड, कि डोर खोला गया, किसी और के थ्रू खोला गया। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अभी समझते हैं एक और एग्जांपल से। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द डोर वॉज ओपन आफ्टर ही हैड वेटेड फॉर 10 मिनट्स। अब ये एग्जांपल आपको देखना है इसमें कि ये एरर है, नो एरर है, क्या है इसमें। अगर मैं बोल रहा हूँ द डोर वॉज ओपन आफ्टर ही हैड वेटेड फॉर 10 मिनट्स, अगर डोर खुला था, अगर ये सेंस दे रहा है द डोर वॉज ओपन, अगर इतना सेंटेंस है बस, द डोर वॉज ओपन, तो ये बता रहा है कि दरवाज़ा खुला था। लेकिन अगर खुला था तो उसको आफ्टर ही हैड वेटेड फॉर 10 मिनट्स, लेकिन अगर आफ्टर उसने वेट किया 10 मिनट उसके बाद खुला है, तो इसका मतलब वो दरवाज़ा किसी और के थ्रू खुला होगा, वो पहले से खुला हुआ नहीं था, वो ऐसी स्थिति में नहीं था कि वो पहले से खुला हुआ था, वो किसी के द्वारा खोला गया था 10 मिनट बाद। ठीक है, 10 मिनट उसने गेट पे इंतज़ार किया और 10 मिनट बाद किसी और ने आकर उसको खोला। तो जब किसी और का एक्शन होता है एडजेक्टिव पे, तब उसको हम पास्ट पार्टिसिपल में लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द डोर वॉज ओपनड हो जाएगा। यहाँ पे ओपन हट के क्या हो जाएगा, द डोर वॉज ओपनड, ऊपर वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें रीजन भी दिया हुआ है। ठीक है, अगला सेंटेंस है, शी यूज टू हैव कर्ली हेयर्स बट नाउ हर हेयर इज, नाउ हिज हेयर इज स्ट्रेट। तो अब ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आपकी सारी क्लैरिटी इसमें खत्म हो जाएगी। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ और सिंपल लैंग्वेज में इसको समझे, तो पहले इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रेट की जगह हो जाएगा स्ट्रेटन्ड। अब जैसे स्ट्रेट हमारा क्या है, एडजेक्टिव होता है स्ट्रेट। अब स्ट्रेट को पहले मैं वर्ब बनाऊंगा ई एन लगा के, स्ट्रेटन, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव बनाने के लिए ईडी और लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा स्ट्रेटन्ड। तो ये तो हो गया इसका आंसर।
अब इसको समझो, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। जैसे कि अगर कोई लड़की है, उसको किसी फंक्शन में जाना है और उसके कर्ली हेयर है, उस लड़की के घुंघराले बाल हैं, कर्ली हेयर है, तो उसको फंक्शन में जाना है। तो उस फंक्शन में जाने के लिए उसने अपना कोई ब्यूटी पार्लर में गई और ब्यूटी पार्लर में जाके उसने अपने बाल स्ट्रेट करवा लिए, आयरनिंग वगैरह जैसे भी करवाती हैं लड़कियाँ, उसके थ्रू अपने बाल उसने स्ट्रेट करवा लिए। तो अगर कोई उसको बोलेगा और उसको देखेगा तो बोलेगा कि भाई शी हैज़ स्ट्रेट हेयर, लेकिन एक्चुअल में उसके स्ट्रेट हेयर है नहीं। उसके जो स्ट्रेट जो बाल हैं वो तो कर्ली थे। तो जो स्ट्रेट जो उसने बाल करवाए हैं वो उसने किसी और के थ्रू करवाए हैं, उसमें उसने अलग से एफर्ट डाला है, वो उसकी नेचुरल स्टेट नहीं है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, जब भी ऐसे हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और उसको हमें एग्जैक्टिव उसकी ऐसी स्टेट बतानी होती है कि उस वो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आया है, तो हम उसको पास्ट पार्टिसिपल के थ्रू लिखते हैं। ठीक है, कि शी यूज टू हैव कर्ली हेयर, उससे कर्ली हेयर होते थे, बट नाउ हर हेयर होगा, सॉरी ये हिज लिख दिया है, हर हेयर इज स्ट्रेट। उसके बाल कैसे हैं, स्ट्रेट, स्ट्रेटन्ड है, हेयर इज स्ट्रेटन्ड। अब यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रेटन्ड इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी अलग से एफर्ट लगा है, उसका अलग से हमने वो किया है। तो आई होप ये आपको लेसन समझ में आया होगा। और ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि जो पास्ट पार्टिसिपल का मैंने जो अब छोटा सा ही आपको बताया है, ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके पीछे दोबारा से देखें, क्योंकि ये टॉपिक है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, है थोड़ा सा डिफिकल्ट, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि लगता है ये। तो ये प्लीज़ आप अगर दोबारा आपको समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा देखो, आपके क्वेश्चंस के सवाल और क्वेश्चंस के जो आंसर हो आपको इसी वीडियो में दोबारा से मिल जाएंगे और आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हमारा वर्क चैप्टर ऑलरेडी शुरू हो चुका है और इसके आई गेस लास्ट एक दो चैप्टर्स, एक दो वीडियोस और बनेंगी, एक दो पार्ट और बनेंगे, उसके बाद हमारा वर्क चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। सो टिल देन आप चैप्टर्स देखते रहिए। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। अगर आपको कमेंट सेक्शन में पूछना है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इफ़ यू वांट टू आस्क मी ऑन एनी पर्सनल प्लेटफॉर्म, तो हमारे एक इंस्टाग्राम पे एक पेज भी है जो कि है इंडियन स्टडी हब करके, सेम नेम से, और वहाँ पे जाके आप पर्सनली मेरे से डीएम में मेरे से पूछ सकते हैं कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।